गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए पुनः वर्कशॉप कैलकुलेशन तथा साइंस का एक महत्वपूर्ण चैप्टर मेटल मेटल चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूँ। इससे पहले इसका एक और वीडियो मैं बना चुका हूँ जिसमें 50 क्वेश्चन करवाए थे और आज दूसरा वीडियो है, पार्ट 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, खनिज लोहे से प्राप्त पदार्थ को क्या कहते हैं? जो जमीन से हम लोग खनिज लोहा निकालते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है पिग आयरन, दूसरा ऑप्शन है कास्ट आयरन, तीसरा ऑप्शन है कार्बन स्टील, चौथा ऑप्शन है सभी। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पिग आयरन। जो जमीन से खनिज लोहे को प्राप्त किया जाता है तो उसे जब खनिज लोहा होता है तो उसे हम लोग पिग आयरन कहते हैं। अगला प्रश्न है पिग आयरन पिग आयरन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जो पिग आयरन है उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है घरों में, दूसरा ऑप्शन है कारखानों में, तीसरा ऑप्शन है दोनों और चौथा ऑप्शन है कहीं भी नहीं। तो हमारा सही उत्तर होगा कहीं भी नहीं, ऑप्शन डी। क्योंकि पिग आयरन जब प्राप्त करते हैं तो पिग आयरन में बहुत सारे अशुद्धियाँ रहते हैं, इसी कारण उसका प्रयोग कहीं नहीं किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है पिग आयरन भंगुर क्यों होते हैं? जो जो पिग आयरन होते हैं वह भंगुर क्यों होते हैं? भंगुर मतलब उस पर चोट पहुंचाने पर वो छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाएंगे। तो हमारा सबसे पहला ऑप्शन है कार्बन की कम मात्रा के कारण, दूसरा है कार्बन की अधिक मात्रा के कारण, तीसरा है दोनों और चौथा है कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कार्बन की अधिक मात्रा के होने के कारण ही पिग आयरन भंगुर हो जाते हैं। अगला प्रश्न है क्ले आयरन स्टोन में कितना प्रतिशत लोहे के कण होते हैं? जो क्ले आयरन स्टोन हैं उनमें कितने प्रतिशत लोहे के कण होते हैं? तो पहला ऑप्शन है 42%, दूसरा है 43%, तीसरा है 44%, चौथा है 45%। तो हमारा सही उत्तर होगा 44%। जो ऑप्शन सी है वो हमारा सही उत्तर है। क्ले आयरन स्टोन में 44% लोहे के कण होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है क्ले आयरन स्टोन किन किन खानों से निकाला जाता है? जो क्ले आयरन स्टोन है वह किन किन खानों से प्राप्त किया जाता है, निकाला जाता है? तो पहला ऑप्शन है रानीगंज, दूसरा है झरिया, तीसरा है दोनों और चौथा है कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर होगा दोनों। जो रानीगंज और झरिया है ये दोनों से क्ले आयरन स्टोन को खानों से निकाला जाता है। यहीं के खानों में क्ले आयरन मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है रेड हेमेटाइट में कितना प्रतिशत लोहा होता है? जो रेड हेमेटाइट होता है उसमें कितना प्रतिशत लोहा होता है? पहला ऑप्शन है 40 से 50%, दूसरा ऑप्शन है 47 से 60% और तीसरा ऑप्शन है 47 से 70% और चौथा ऑप्शन है 47 से 90%। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी, 47 से 70% लोहा के कण पाया जाता है। रेड हेमेटाइट में 47 से 70% लोहा पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है रेड हेमेटाइट का रंग कैसा होता है? जो रेड हेमेटाइट है उसका रंग कैसा होता है? पहला ऑप्शन है लाल, दूसरा ऑप्शन है गहरा स्लेटी का मतलब होता है जो लोहे का रंग नहीं, लोहे का रंग जो होता है ना उसे गहरा स्लेटी कहते हैं, और तीसरा है दोनों और चौथा है काला। तो हमारा सही उत्तर होगा दोनों। जो रेड हेमेटाइट है उसका रंग लाल
और गहरा स्लेटी दोनों होता है। ऑप्शन सी। हमारा अगला प्रश्न है, ब्राउन हेमेटाइट का अन्य नाम क्या है? ब्राउन हेमेटाइट का अन्य नाम क्या है? पहला ऑप्शन है क्ले आयरन, दूसरा ऑप्शन है लिमोनाइट, तीसरा ऑप्शन है मैग्नेटाइट, चौथा ऑप्शन है सभी। तो हमारा सही उत्तर होगा लिमोनाइट। जो ब्राउन हेमेटाइट है उसका एक अन्य नाम है और वह नाम है लिमोनाइट। हमारा अगला प्रश्न है, ब्राउन हेमेटाइट में कितना प्रतिशत लोहे के कण होते हैं? ब्राउन हेमेटाइट में कितना प्रतिशत लोहे के कण होते हैं? पहला ऑप्शन है 30 से 35%, दूसरा है 30 से 40% और तीसरा है 30 से 50% और चौथा ऑप्शन है 30 से 60%। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 30 से 35% लोहे के कण पाए जाते हैं। ब्राउन हेमेटाइट में 30 से 35% लोहे के कण पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, ब्राउन हेमेटाइट का रंग कैसा होता है? जो ब्राउन हेमेटाइट है उसका रंग कैसा होता है? ऑप्शन ए पीला, ऑप्शन बी भूरा, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी ए एवं बी अर्थात पीला और भूरा। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ए एवं बी। ब्राउन हेमेटाइट है उसका रंग पीला तथा भूरा दोनों होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मैग्नेटाइट का अन्य नाम क्या है? जो मैग्नेटाइट है उसका अन्य नाम क्या है? पहला ऑप्शन है साइडराइट, दूसरा ऑप्शन है लोडस्टोन, तीसरा ऑप्शन है दोनों, चौथा ऑप्शन है कोई भी नहीं। तो मैग्नेटाइट का अन्य नाम लोडस्टोन है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। जो मैग्नेटाइट है उसका एक और नाम है, वह नाम है लोडस्टोन। ऑप्शन डी। हमारा अगला प्रश्न है, मैग्नेटाइट में लोहे की मात्रा कितनी होती है? जो मैग्नेटाइट है उसमें लोहे की मात्रा कितनी होती है? पहला ऑप्शन 70 से 75%, दूसरा ऑप्शन 70 से 72%, तीसरा ऑप्शन 70 से 71%, चौथा ऑप्शन 70 से 73%। तो हमारा सही उत्तर होगा 70 से 72%, ऑप्शन बी। जो मैग्नेटाइट है उसमें लोहे की मात्रा 70 से 72% होती है। हमारा अगला प्रश्न है, साइड राइट का अन्य नाम क्या है? जो साइड राइट है उसका अन्य नाम क्या है? पहला ऑप्शन है लोडस्टोन, दूसरा ऑप्शन है क्ले आयरन, तीसरा ऑप्शन है लिमोनाइट और चौथा ऑप्शन है स्पेथिक आयरन। तो हमारा सही उत्तर होगा स्पेथिक आयरन, ऑप्शन डी। जो साइड राइट है उसका अन्य नाम है स्पेथिक आयरन। हमारा अगला प्रश्न है, खनिज लोहे को पिघलाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जो खनिज लोहा है उसे पिघलाने के लिए ताप की आवश्यकता होती है और ताप इसके द्वारा, इसके प्रयोग से प्राप्त होता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है कोक, दूसरा ऑप्शन है लिग्नाइट, तीसरा ऑप्शन है पीट और चौथा ऑप्शन है सभी। ये तीनों हैं, जो कोक, लिग्नाइट, पीट, ये सब कोयले के प्रकार हैं। तो इसमें से सबसे अच्छा कोयला होता है कोक। इसमें धुआं ज़्यादा नहीं निकलता है, इसलिए खनिज लोहे को पिघलाने के लिए कोक का प्रयोग किया जाता है। जो खनिज लोहे हैं उन्हें पिघलाने के लिए कोक का प्रयोग किया जाता है। इसका ताप भी अत्यधिक होता है। हमारा अगला प्रश्न है, पिग आयरन किसमें तैयार किया जाता है? जो पिग आयरन है वह खनिज लोहे से निकाला जाता है पिग आयरन। तो पिग आयरन किसमें तैयार किया जाता है? तो हमारा उत्तर है ब्लास्ट फर्नेस में। ब्लास्ट फर्नेस में पिग आयरन तैयार किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, खनिज लोहे को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर पानी से धोकर साफ किया जाता है। जो खनिज लोहा होते हैं
उन्हें ब्लास्ट फर्नेस में डालने से पहले उसे जल से छोटे छोटे टुकड़ों को तोड़कर जल से उसे साफ किया जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या क्या कहते हैं? जो खनिज लोहे होते हैं उसे ब्लास्ट फर्नेस में डालने से पहले छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उसे पानी से धोया जाता है, साफ किया जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है कैल्सिनेशन, दूसरा ऑप्शन है ड्रेसिंग, तीसरा ऑप्शन है स्मेलिंग स्मेल्टिंग, तीसरा ऑप्शन है स्मेल्टिंग, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर होगा ड्रेसिंग। जो खनिज लोहे को ब्लास्ट फर्नेस से डालने से पहले ब्लास्ट फर्नेस में डालने से पहले उसे छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त करके उसे धोया जाता है, इस प्रक्रिया को ड्रेसिंग कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है खनिज लोहे की नमी को दूर करने के लिए किस प्रक्रिया की प्रयोग होती है? जो खनिज लोहा होते हैं उसमें नमी होता है, तो उस नमी को दूर करने के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है कैल्सिनेशन, दूसरा ऑप्शन है ड्रेसिंग, तीसरा ऑप्शन है स्मेल्टिंग, चौथा ऑप्शन है सभी। तो हमारा सही उत्तर होगा कैल्सिनेशन। जो खनिज लोहे में नमी होता है और उस नमी को दूर करने के लिए कैल्सिनेशन प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक भट्टी में खनिज लोहे को डाल दिया जाता है, उसको थोड़ा हीट किया जाता है ताकि उससे नमी दूर हो जाए। हमारा अगला प्रश्न है ब्लास्ट फर्नेस में कोक को किस रूप में प्रयोग किया जाता है? जो ब्लास्ट फर्नेस है उसमें खनिज लोहे को डाला जाता है और उसके पश्चात उसे गर्म करने के पश्चात पिग आयरन को प्राप्त किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है कार्बन। जो कोक है उसको ब्लास्ट फर्नेस में किस किस रूप में प्रयोग किया जाता है? तो पहला है कि कार्बन के रूप में, दूसरा ऑप्शन है फ्लक्स के रूप में, तीसरा ऑप्शन है दोनों के रूप में और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर होगा कार्बन। जो कोक है उसे कार्बन के रूप में प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है ब्लास्ट फर्नेस में चूने को किस रूप में प्रयोग किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है कार्बन, दूसरा ऑप्शन है फ्लक्स, तीसरा ऑप्शन है दोनों और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर होगा फ्लक्स। जो चूना है उसे ब्लास्ट फर्नेस में फ्लक्स के रूप में प्रयोग किया जाता है और कोयले को मतलब कोक को कार्बन के रूप में। हमारा अगला प्रश्न है ब्लास्ट फर्नेस की व्यास तथा ऊंचाई कितनी होती है? जो ब्लास्ट फर्नेस है उसका व्यास और ऊंचाई कितनी होती है? तो पहला ऑप्शन है 6 मीटर और 25 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 6 मीटर और 30 मीटर और तीसरा ऑप्शन है 6 मीटर और 35 मीटर और चौथा ऑप्शन है 6 मीटर और 40 मीटर। तो हमारा सही उत्तर होगा 6 मीटर और 30 मीटर। जो ब्लास्ट फर्नेस है उसका व्यास 6 मीटर होता है और ऊंचाई 30 मीटर होता है। अगर यदि इस प्रश्न को घुमाकर कहीं कभी पूछा जाए कि ब्लास्ट फर्नेस की त्रिज्या कितनी होती है, तो व्यास के अगर त्रिज्या निकालें तो व्यास को 2 से डिवाइड करने पर हमारा त्रिज्या निकलता है। तो व्यास हमारा 6 मीटर है तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा त्रिज्या आ जाएगा। तो अगर कहीं पूछा जाएगा कोई भी प्रश्न में ब्लास्ट फर्नेस की त्रिज्या क्या होती है तो हमारा उत्तर होगा 3। हमारा अगला प्रश्न है ब्लास्ट फर्नेस की आकृति कैसी होती है? जो ब्लास्ट फर्नेस है जिसमें खनिज लोहे को डालकर पिग आयरन प्राप्त किया जाता है तो इस ब्लास्ट फर्नेस को जो ये ब्लास्ट फर्नेस है इसकी आकृति कैसी होती है? तो पहला ऑप्शन है वृत्ताकार, दूसरा ऑप्शन है बेलनाकार, तीसरा ऑप्शन है वर्गाकार, चौथा ऑप्शन है आयताकार। तो हमारा सही उत्तर होगा बेलनाकार। जो ब्लास्ट फर्नेस है उसकी आकृति बेलनाकार होती है। हमारा अगला प्रश्न है ब्लास्ट फर्नेस किस धातु का बना होता है?
ब्लास्ट फार्नेस किस धातु का बना होता है? पहला ऑप्शन है चांदी का, दूसरा ऑप्शन है लोहा का, तीसरा ऑप्शन है स्टील का, चौथा ऑप्शन है सभी। तो हमारा सही उत्तर होगा स्टील। जो ब्लास्ट फार्नेस है वह स्टील धातु से बना हुआ है, ऑप्शन सी। हमारा अगला प्रश्न है, ब्लास्ट फार्नेस में खनिज लोहे, कोक तथा चूने को डालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जो ब्लास्ट फार्नेस है उसमें खनिज लोहे, कोक तथा चूने को डालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो ब्लास्ट फर्नेस है उसमें खनिज लोहे, कोक तथा चूने को डालते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है चार्जिंग, दूसरा ऑप्शन है डालना, तीसरा ऑप्शन है दोनों, चौथा ऑप्शन है कोई भी नहीं। तो हमारा सही उत्तर होगा चार्जिंग। जो ब्लास्ट फर्नेस है उसमें खनिज लोहे, कोक तथा चूने को डालने की प्रक्रिया को चार्जिंग कहते हैं और यह चार्जिंग एक वाहक द्वारा होता है। हमारा अगला प्रश्न है, ब्लास्ट फर्नेस में खनिज लोहा कितना भाग डाला जाता है? जो ब्लास्ट फर्नेस है उसमें 3 चीज डाले जाते हैं। पहला खनिज लोहा, दूसरा कोक, तीसरा चूना। तो उसमें पूछा जा रहा है कि खनिज लोहा कितना डाला जाता है। तो पहला ऑप्शन है 1/2, पहला ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन है 1/3, तीसरा ऑप्शन है 1/6, चौथा ऑप्शन है 1/8। तो हमारा सही उत्तर होगा जो ब्लास्ट फर्नेस है उसमें खनिज लोहे की मात्रा 1/2 मतलब आधा डाला जाता है, आधा हिस्सा खनिज लोहा को डाला जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, ब्लास्ट फार्नेस में कोक कितना भाग डाला जाता है? जो ब्लास्ट फार्नेस है उसमें कोक कितना भाग डाला जाता है? खनिज लोहा को 1/2 भाग डाला जाता है। अब कोक लोहे को कितना भाग में डाला जाता है? तो पहला तुम्हारा पहला ऑप्शन है 1/2, दूसरा ऑप्शन है 1/3, तीसरा ऑप्शन है 1/6, चौथा ऑप्शन है 1/8। तो हमारा सही उत्तर होगा 1/3। जो ब्लास्ट फर्नेस है उसमें कोक को 1/3 भाग डाला जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, ब्लास्ट फर्नेस में चूना कितना भाग डाला जाता है? ब्लास्ट फर्नेस में चूना कितना भाग डाला जाता है? अभी तक तो हम लोगों ने जाना कि ब्लास्ट फर्नेस में खनिज लोहा 1/2 भाग डाला जाता है, कोक 1/3 भाग डाला जाता है। अब प्रश्न पूछ रहा है कि चूना कितना भाग डाला जाता है। तो पहला ऑप्शन है 1/2, दूसरा ऑप्शन है 1/4, 1/3 और तीसरा ऑप्शन है 1/4, चौथा ऑप्शन है 1/6। तो हमारा सही उत्तर होगा 1/6। जो ब्लास्ट फार्नेस है उसमें चूने को 1/6 भाग डाला जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, ब्लास्ट फार्नेस में चार्जिंग किसके द्वारा होता है? जो ब्लास्ट फर्नेस है उसमें चार्जिंग किसके द्वारा करनी पड़ती है? तो चार्जिंग का मतलब हुआ जो खनिज लोहा, कोक और चूना है उसको डालने की प्रक्रिया को हम लोग चार्जिंग कहते हैं। तो यह चार्जिंग किसके द्वारा करनी पड़ती है? तो उसका उत्तर है वाहर। वाहर के द्वारा ही चार्जिंग होती है। हमारा अगला प्रश्न है, 1000 टन पिग आयरन बनाने के लिए कितना कोयले की आवश्यकता पड़ती है? हम लोग जब ब्लास्ट फर्नेस में खनिज लोहे, चूना और कोक को डालते हैं और तब उससे पिग आयरन प्राप्त होता है। तो 1000 टन पिग आयरन बनाने के लिए कितना कोयले की आवश्यकता पड़ती है? पहला ऑप्शन है 100 टन, दूसरा ऑप्शन है 1000 टन, तीसरा ऑप्शन है 10,000 टन और चौथा ऑप्शन है 10 टन। तो हमारा सही उत्तर होगा 1000 टन। अगर यदि हमें 1000 टन पिग आयरन बनाना है तो उसके लिए 1000 टन कोयले की आवश्यकता पड़ती है। हमारा अगला प्रश्न है, भट्ठी के नीचे हिस्से का तापमान कितना होता है?
जो ब्लास्ट फर्नेस है उसके सबसे नीचे वाले हिस्से में तापमान कितना होता है? तो पहला ऑप्शन है 1400 से 1500 डिग्री सेल्सियस। दूसरा ऑप्शन है 1400 से 1600 डिग्री सेल्सियस। तीसरा ऑप्शन है 1400 से 1700 डिग्री सेल्सियस। और चौथा ऑप्शन है 1400 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा सही उत्तर होगा 1400 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन ए। जो भट्ठी होता है ब्लास्ट फार्नेस, इसका सबसे निचले हिस्से में 1400 से 1500 डिग्री सेल्सियस तापमान होती है। हमारा अगला प्रश्न है 1 टन कोयला को पूर्ण रूप से जलाने के लिए कितना शुष्क हवा की ज़रूरत पड़ती है? जो 1 टन कोयला हम जलाते हैं उसके लिए कितना शुष्क हवा की ज़रूरत पड़ती है? पहला ऑप्शन है 2000 घन मीटर। दूसरा ऑप्शन है 2500 घन मीटर। तीसरा ऑप्शन है 3000 घन मीटर। चौथा ऑप्शन है कि कोई भी नहीं, मतलब कोयले को जलाने 1 टन कोयले को पूर्ण दहन जलाने के लिए शुष्क हवा की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमारा सही उत्तर होगा 2500 घन मीटर। जो 1 टन कोयला को पूर्ण रूप से जलाना है तो उसके लिए हमें 2500 घन मीटर शुष्क हवा की ज़रूरत पड़ती है। हमारा अगला प्रश्न है भट्ठी के मेल्टिंग जोन का तापमान कितना होता है? जो भट्ठी का मेल्टिंग जोन है उसका तापमान कितना होता है? मेल्टिंग जोन जो भट्ठी का जो सबसे निचले हिस्से का तापमान होता है ना, उसी के ऊपर के हिस्से का तापमान को हम लोग कहते हैं मेल्टिंग जोन। तो उसका तापमान कितना होता है? पहला ऑप्शन है 1000 डिग्री सेल्सियस। दूसरा ऑप्शन है 1100 डिग्री सेल्सियस। तीसरा ऑप्शन है 1200 डिग्री सेल्सियस। चौथा ऑप्शन है 1300 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा सही उत्तर होगा 1300 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी सही उत्तर है। जो भट्ठी का मेल्टिंग जोन जोन है उसका तापमान 1300 डिग्री सेल्सियस होता है। हमारा अगला प्रश्न है पिघले हुए लोहे को हम किसके मदद से बाहर निकालते हैं या फिर निकाला जाता है? जब ब्लास्ट फर्नेस में खनिज लोहा कोक तथा चूने को डालते हैं तो उसके पश्चात कुछ समय के पश्चात जो खनिज लोहा है वह पिघल जाता है। तो वह पिघल जाता है तो वह किसके मदद से बाहर निकलता है? जो भट्ठी है उसमें किसके मदद से बाहर निकलता है? तो वह टैप होल की मदद से बाहर निकलता है। जो सबसे निचले परत में एक हॉल होता है उसी के मदद से निकलता है, तो उसे हम लोग टैप हॉल कहते हैं। टैप हॉल की मदद से बाहर निकलता है। हमारा अगला प्रश्न है पिघले हुए लोहे को जब छोटे छोटे सांचों में ढालकर ठोस रूप दिया जाता है तो इस ठोस रूप को क्या कहते हैं? जब मेल्टिंग जोन से जब लोहा पिघल जाता है तो वह टैप हॉल की मदद से बाहर आ जाता है। तो जब उसे छोटे छोटे सांचों में ढालकर उसे ठोस रूप दिया जाता है तो जो ठोस रूप दिया जाता है उस ठोस रूप को क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है पिक्स। दूसरा ऑप्शन है स्लेग। तीसरा ऑप्शन है कास्ट आयरन। और चौथा ऑप्शन है सभी। तो हमारा सही उत्तर होगा पिक्स। जो पिघले हुए लोहे होते हैं उसे छोटे छोटे सांचों में ढालते हैं तो वह जो ठोस बनता है, छोटे छोटे सांचों में ढालकर जो ठोस रूप दिया जाता है उस ठोस रूप को हम लोग पिक्स कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है खनिज लोहा पिघलने के बाद उसमें मिली अशुद्धियाँ कम भारी होने के कारण इसके ऊपर तैरने लगते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? जब खनिज लोहा पिघल जाता है तो इसमें जो अशुद्धियाँ होती है वह कम भारी हो जाती है, मतलब जो लोहा होती है उसके तुलना में कम भारी हो जाती है, तो वह लोहे के ऊपर तैरने लगती है। तो जब तैरने लगती है तो इन्हें क्या कहते हैं? जो लोहे के ऊपर अशुद्धियाँ तैरने लगती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है पिक्स। ऑप्शन बी है स्लेग। ऑप्शन सी है कास्ट आयरन। ऑप्शन डी है सभी। तो हमारा सही उत्तर होगा जो अशुद्धियाँ ऊपर में तैरती रहती है उसे अस्लेग कहते हैं, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा।
हमारा अगला प्रश्न है, खनिज लोहे को पिघलाने के बाद किसका निर्माण होता है? जब खनिज लोहा को ब्लास्ट फर्नेस में डालने के बाद वह पिघल जाता है तो उसके बाद किसका निर्माण होता है? तो पहला ऑप्शन है कास्ट आयरन, दूसरा ऑप्शन है पिग आयरन, तीसरा ऑप्शन है रॉट आयरन, चौथा ऑप्शन है कार्बन स्टील। तो हमारा सही उत्तर है पिग आयरन। और हम इसका पहले भी इसके बारे में बता चुके हैं कि जो खनिज लोहा है उसी से हम लोग पिग आयरन को प्राप्त करते हैं। तो हमारा सही उत्तर होगा पिग आयरन। जब खनिज लोहे को ब्लास्ट फर्नेस में पिघलाते हैं तो उसके बाद पिग आयरन का निर्माण होता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। इसके बाद इसका अगला पार्ट बहुत ही जल्द लेकर आऊँगा। और ये सब फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें लिए हैं। धन्यवाद।